हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। अभी हम लोग 12th क्लास केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। ये चैप्टर इज 7th, दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और उसमें आपका ग्रुप 17 चल रहा है। ठीक है, हम शायद लास्ट एक या सेकंड लास्ट टॉपिक पे ही हैं। तो आज का आपका टॉपिक रहेगा इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको हैलोजन्स के ऑक्सो एसिड्स के बारे में बताया था, क्या होते हैं, कौन सा फॉर्मूला है, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, एसिडिक स्ट्रेंथ, उन सब के बारे में डिस्कशन हुआ था। ओके, सो अब एक टॉपिक है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। दीज आर द कंपाउंड्स, these are the compounds formed by halogens itself. Okay, जब एक हैलोजन के साथ दूसरा हैलोजन रिएक्ट करे तो जो कंपाउंड बनेंगे उन्हें हम इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, इंटर पता है बिटवीन टू हैलोजन्स, तो दो हैलोजन्स के बीच में जब कंपाउंड बनता है दैट इज इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ओके, ये कई टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, दिस कैन बी ऑफ टाइप लाइक एक्स एक्स, ये हो सकता है आपके पास ऊपर डैश लगा दीजिए आप 1। ये भी हो सकता है एक्स एक्स डैश 3, एक्स एक्स डैश 5 और एक्स एक्स डैश 7। ये चार टाइप के जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स है वो आपको देखने को मिलते हैं। मैंने यहाँ एक्स और एक्स डैश यूज किया है, मतलब ये वाला एक्स और ये वाला एक्स अलग अलग है, क्योंकि हम हैलोजन्स के लिए जनरली एक्स ही सिंबल यूज करते हैं, तो मैंने एक्स ही रखा है। पर दोनों एक्स अलग अलग है, मतलब ये कोई हैलोजन है, ये कोई दूसरी हैलोजन। ओके, सो या तो आपको टाइप का कंपाउंड जैसे ये मिलेगा। अगर और भी देखना चाहो तो जैसे मैं ए बी से रिप्रेजेंट करूं, भाई ए मेरा सेंट्रल एटम है जो कोई हैलोजन है, बी मेरा साइड एटम है जो कोई हैलोजन है, तो या तो कंपाउंड ए बी टाइप मिलेगा, या कंपाउंड ए बी 3 टाइप मिलेगा, या कंपाउंड ए बी 5 टाइप मिलेगा, या कंपाउंड ए बी 7 टाइप मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली हैलोजन्स आपस में रिएक्ट करके 4 टाइप के कंपाउंड बना सकते हैं। जो भी कंपाउंड बनेंगे वो इन्हीं फॉर्मूलों में से किसी एक में जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। इसके अंदर जो आपका सेंट्रल एटम है वो +1 चार्ज कैरी करेगा, इसमें आपका सेंट्रल एटम +3 चार्ज कैरी करेगा, इसमें सेंट्रल एटम +5 चार्ज कैरी करेगा, और इसमें आपका जो सेंट्रल एटम है वो +7 जो चार्ज है वो कैरी करेगा। ओके, सेंट्रल एटम ए से रिप्रेजेंट किया है मैंने, और जो वो भी हैलोजन ही है, और जो बी है वो भी बेटा क्या है, हैलोजन ही है। ठीक है, अब ये कैसे डिसाइड करोगे कि दो हैलोजन्स में से सेंट्रल एटम कौन है और साइड एटम कौन है, वो आप आराम से पता कर सकते हो। ठीक है, सेंट्रल एटम हमेशा is always bigger halogen। जो हैलोजन साइज में बड़ा होगा वो हमेशा आपका सेंट्रल एटम होगा। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, फॉर एग्जांपल IF5, आयोडीन पेंटाफ्लोराइड। तो इसमें आयोडीन का जो साइज है ना वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, तो ऑब्वियस सी बात है आयोडीन आपको बड़ा सेंट्रल एटम मिलेगा, फ्लोरीन आपको साइड एटम। इन फॉर्मूलों में तो वैसे भी समझ में आ जाता है, क्योंकि मैडम कहोगे मैडम देखो ए है इसमें, तो ए सेंट्रल एटम है। अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर हो, जैसे मैं ये बना दूं ClF, ठीक है, अब इसमें क्लोरीन सेंट्रल एटम है कि फ्लोरीन है आप नहीं बता सकते हो, तो यहां साइज पता करना पड़ेगा आपको, बिकॉज फ्लोरीन से जो क्लोरीन है उसका साइज क्या होता है बेटा, बड़ा होता है। तो ऑब्वियस सी बात है क्लोरीन यहाँ पे आपका सेंट्रल एटम हो जाएगा और फ्लोरीन आपका साइड एटम। इनमें तो आप देख के भी बता सकते हो कि आपका जो सेंट्रल एटम है वो कौन होगा और जो साइड एटम है वो आपका कौन होगा। ठीक है, इनका नाम करने का तरीका, जैसे आप इनका नाम कैसे करोगे, फॉर एग्जांपल मैं आपके पास ये लिख दूं ClF3, तो देखो सेंट्रल एटम क्लोरीन है ना, तो इसका नाम आप कैसे बोलोगे, इट इज क्लोरीन टेट्राफ्लोराइड। ओके, भाई सेंट्रल एटम क्लोरीन है, जैसे और भी बाकी किसी कंपाउंड का करते हैं, जैसे CO2 का कैसे करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, सेंट्रल एटम का पहले लिखा जाता है एज इट इज जैसा वो है, तो क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि सेंट्रल एटम क्लोरीन है, साइज में बड़ा है, क्लोरीन फ्लोराइड आप सिंपल लिख सकते हो, क्योंकि फ्लोराइड का मतलब भाई एक ही बार है, ज्यादा बार होता तो हम डाई ट्राई टेट्रा लगाते। ठीक है, जैसे आयोडीन पेंटाफ्लोराइड, सेंट्रल एटम का नाम, फिर जितने नंबर यूज कर रखे आपने साइड एटम के वो, और उसके बाद उसका नाम आईडी पीछे लगा देना। जैसे ये लिखे BrF5, ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड, इस तरह से इनको बोला जाएगा। जैसे IF7,
आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, साथ के लिए हम क्या यूज करेंगे, हेप्टाफ्लोराइड। ठीक है, तो इस तरह से इनका नाम लिया जाता है। तीनों में सेंट्रल एटम आराम से बता देंगे। इस टाइप के कंपाउंड में साइज में जो बड़ी होगी हेलोजन वो आपका सेंट्रल एटम की तरह काम करेगी, छोटे हेलोजन को साइड एटम की तरह काम लेना पड़ेगा। चार ही कैटेगरी है जिसमें +1 से और +7 के बीच में आपका सेंट्रल एटम जो है वो चार्ज शो करेगा या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। और क्योंकि ये बॉन्ड तो बेटा कोवलेंट है, भाई मैं एक नॉन मेटल और दूसरे नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बना रही हूं, तो जाहिर सी बात है बॉन्ड इज कोवलेंट। ओके, शेयरिंग से बनेगा, क्योंकि हर हेलोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन ही कम होता है बेटा किसमें, ऑक्टेट पूरा करने में, तो ये एक दूसरे का जो है एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो +7 +3 और +1 इन सब का ये मतलब नहीं है कि एक हेलोजन, जैसे अगर मैं इसके बारे में बात करूं, आयोडीन यहाँ पे +7 चार्ज शो करेगा, फ्लोरीन यहाँ पे 1 -1 करेगा, तो 7 पे टोटल हो गया -1। 7 इलेक्ट्रॉन दिए नहीं है आयोडीन ने, बस आयोडीन और फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है कोवलेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की बहुत ज्यादा है, तो जो सिंगल बॉन्ड बनेगा, 7 सिंगल जो बॉन्ड बनेंगे आयोडीन और फ्लोरीन में, उन सातों के जो दो इलेक्ट्रॉन है शेयर वाले, वो फ्लोरीन की तरफ ज्यादा रहते हैं बस। ठीक है, जैसे मैं एक का समझा देती हूँ कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इसका क्या मतलब है। जैसे मैंने बनाया IF7, चलो IF5 बना लो, कुछ भी बना लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने IF7 ही किया, चलो ये आपका IF7 का स्ट्रक्चर है। अब टोटल 7 बॉन्ड है और हर बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की क्योंकि ज्यादा है, तो दोनों शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ ज्यादा शिफ्ट है, तो अपना तो अपनी तरफ खींच रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये हर बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन आयोडीन का था ना, तो वो भी फ्लोरीन ने अपनी तरफ ले लिया। इस वजह से हम कहेंगे कि आयोडीन के ऊपर +7 और हर फ्लोरीन पे -1 है, तो टोटल -7, तो मतलब खींचे अपनी तरफ, लिए नहीं है। तो ये जो चार्ज आएगा +7 एंड -1 टोटल -7, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से अराइज हुआ चार्ज है, ना कि इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली लॉस और गेन की है। बिकॉज कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे तो शेयरिंग होगी, और लॉस ऑफ गेन आयनिंग कैटायन एनायन बनने की कोई चांस यहाँ पे नहीं है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं अबाउट द प्रिपरेशन, दैट हाउ कैन वी प्रिपेयर दिस कंपाउंड्स, कैसी रिएक्शन होंगी तब ये कंपाउंड बनेंगे। सुनाओ, नेक्स्ट इज प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन करने की ना बेटा आपके पास 2 तरीके इंटर हेलोजन कंपाउंड्स को, या तो आप 2 हेलोजन्स को आपस में रिएक्ट करवा दो, जैसे एक हेलोजन को दूसरी हेलोजन के साथ रिएक्ट करवा दो, और इंटर हेलोजन, ये हेलोजन इसको मैं हेलोजन डैश बोल रही हूँ, तो बन जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको बनाना हो ClF3, तो क्लोरीन और फ्लोरीन की रिएक्शन करवा दो। या कई बार क्या होता है कि आप एक हेलोजन की रिएक्शन किसी इंटर हेलोजन कंपाउंड के साथ करवा दो जो लोअर कैटेगरी का हो। ठीक है, जैसे मान लो यू हैव IF5, आप इसकी फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा दो, तो नाउ इट बिकम्स IF7। तो हमने हेलोजन के साथ एक लोअर इंटर हेलोजन कंपाउंड की रिएक्शन करवाई, ताकि हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट का इंटर हेलोजन कंपाउंड बन गया। तो ये 2 तरीके होते हैं बेटा इंटर हेलोजन कंपाउंड को बनाने के। या तो मैं यूं कर सकती थी कि IF7 बनाने के लिए आयोडीन और फ्लोरीन की सीधी रिएक्शन करवा देती, भाई फ्लोरीन के मोल ज्यादा हो जाते क्योंकि फॉर्मूले में फ्लोरीन ज्यादा है। ओके, सो दीज आर द 2 मेथड्स। ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन आप अलग अलग टाइप के इंटर हेलोजन कंपाउंड बना सकते हो। जैसे क्लोरीन और फ्लोरीन की रिएक्शन करके आप ClF भी बना सकते हो, ClF3 भी बना सकते हो। इसी तरह आयोडीन और फ्लोरीन की रिएक्शन करवा के आप आयोडीन पेंटाफ्लोराइड, हेप्टाफ्लोराइड, ये सब बना सकते हो। तो कंडीशन का ध्यान रखिए, टेम्परेचर क्या है वो डिसाइड करेगा, वॉल्यूम्स क्या ले रखी हैं। जैसे यूजुअली तो गैसेज ही हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन को अगर मैं छोड़ दूं, ब्रोमीन को, तो गैसेस को अगर आप रिएक्ट करवाओगे तो उनकी वॉल्यूम्स क्या ले रहे हो आप, उनके नंबर ऑफ मोल्स क्या ले रहे हो, उससे डिसाइड होगा, रेशियो से डिसाइड होगा कि कौन सा इंटर हेलोजन कंपाउंड जो है वो बनेगा। ठीक है, तो चलिए रिएक्शन करते हैं अब इनकी। ओके, सो फर्स्ट है, अगर आपने क्लोरीन और फ्लोरीन, क्लोरीन गैस आपके पास है, फ्लोरीन गैस आपके पास है, आपने दोनों की रिएक्शन करवाई और आपने इक्वल वॉल्यूम ले रखी है,
मतलब जैसे मान लो कि ये मेरे पास 4 लीटर है और ये भी मेरे पास 4 लीटर है, ठीक है, तो जो कंपाउंड बनेगा वो होगा ClF। इसके 2 मोल्स बन जाएंगे, क्योंकि कंपाउंड के अंदर क्लोरीन और फ्लोरीन का जो रेशियो है बेटा वो क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। टेम्परेचर आप ले लेंगे 473 केल्विन। तो अगर ये इक्वल वॉल्यूम्स के 1:1 रेशियो ऑफ वॉल्यूम में अगर ये रिएक्ट करेंगे तो, और टेम्परेचर अगर ये होगा, टेम्परेचर कम ज्यादा करने से आपके प्रोडक्ट बदल जाएंगे, तब जाके क्या बनेगा बेटा, ClF बनेगा, ठीक है। अब मान लो तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, क्लोरीन गैस फ्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कर रही है, पर अब मैंने फ्लोरीन गैस के मोल्स ज्यादा कर दिए, ट्रिपल कर दिए, 3 ले ली, टेम्परेचर भी 100 केल्विन बढ़ा दिया, 573 केल्विन। अब बनेगा क्लोरीन टेट्रा फ्लोराइड, क्योंकि यहाँ पे रेशियो जो है वो अलग है एज कंपेयर टू दिस, तो मैंने नंबर ऑफ मोल्स भी थ्राइस कर दिए और आपने जो टेम्परेचर है बेटा वो भी क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो आपके पास बनेगा ClF3, ठीक है। अब हम एक लोअर इंटर हेलोजन कंपाउंड की रिएक्शन हेलोजन के साथ करवा के देखते हैं, ठीक है। ClF कैन रिएक्ट विद फ्लोरीन टू फॉर्म ClF3। अगर इसको बनाने में आप ये रिएक्शन यूज कर सकते हो तो मैं ClF की रिएक्शन भी तो इसके साथ करवा सकती हूँ ना। और यहाँ पे जो टेम्परेचर की रेंज रहेगी दैट विल बी 450 टू आई थिंक 575 केल्विन, इसके बीच का आपका टेम्परेचर रहेगा। इसकी रिएक्शन आप इसके साथ करवा दीजिए, डायरेक्ट बन जाएगा, मोल्स वही है एक और एक, तो भी आप बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आयोडीन है मेरे पास, आयोडीन की जो है वो मैं क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाऊं, देन इट कैन कन्वर्ट इनटू ICl, अगर मैंने इनके नंबर ऑफ मोल्स जो है वो बराबर बराबर ले रखे, ठीक है। अब और देखिए रिएक्शन आगे, इफ ब्रोमीन कैन रिएक्ट विद फ्लोरीन, तो देखो बेटा ब्रोमीन फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करके वो BrF3 भी बना सकता है, वो BrF5 भी बना सकता है, बट डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स। अगर तुमने इसके नंबर ऑफ मोल्स ले लिए 3 तो यहाँ बन जाएगा BrF3। अगर मैं इसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा ले लेती तो इट कैन बी BrF5, जैसे इफ Br2 प्लस में 5F2 देन इट कैन कन्वर्ट इनटू BrF5, यहाँ पे ट्वाइस हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। या यूं कह दो कि ब्रोमीन के साथ एक्सेस में ले रखा है आपने जो फ्लोरीन है वो, तो भी क्या बनेगा, BrF5 बनेगा, BrF7 नहीं बनता है, जिसके रीजन जो है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो आयोडीन को डायरेक्ट फ्लोरीन के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हो, अगर नंबर ऑफ मोल्स ये है तो IF बन जाएगा, आयोडीन फ्लोराइड, ठीक है। अगर आप आयोडीन के फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, 5 मोल ले लिए, 7 ले लिए, तो IF5 और IF7 भी बन जाएगा। If I2 combines with 5 moles of fluorine, it can convert into IF5। आयोडीन जो है अगर वो 7 मोल्स के साथ रिएक्शन करेगा तो वो बना लेगा IF7। टेम्परेचर जरूर यहाँ पे ध्यान रखना, बिकॉज यहाँ टेम्परेचर रहेगा कम, लगभग 300 केल्विन के आसपास, यहाँ टेम्परेचर ज्यादा रहेगा आपका, ऑलमोस्ट 550 केल्विन से 575 केल्विन के आसपास आपका टेम्परेचर है। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स, गैस है तो वॉल्यूम, और टेम्परेचर जो है वो डिसाइड करता है कि आपका कौन सा इंटर हेलोजन जो कंपाउंड है वो बनेगा। तो प्रिपरेशन यहाँ पे खत्म होती है। अब कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं कि इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की कैसी कैसी प्रॉपर्टी हैं। ये इंपॉर्टेंट है जो आगे आपको काम आएंगे क्वेश्चंस के अंदर। सुनाओ द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। तो फॉर्मूले तो बेटा हमारे बहुत हो गए इंटर हेलोजन कंपाउंड के, AB टाइप, AB3, AB5 और AB7 टाइप। तो अगर आप इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखो इनके स्ट्रक्चर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उनको तो मैं अलग से सेपरेटली करवाऊंगी। हर जो टाइप है आपके इंटर हेलोजन कंपाउंड की ज्योमेट्री कैसी है, शेप कैसी है, ठीक है, वो स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करेंगे, वो तो सब हम करेंगे ही। अगर मैं स्टेट की बात करूं तो इंटर हेलोजन कंपाउंड आपको सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी देखने को मिलेंगे। जैसे अगर ClF की बात की जाए, अगर BrF की बात की जाए, तो ये सारे गैस हैं। कोई पेल येलो कलर की है, कोई पेल ब्लू कलर की है, मतलब गैस के फॉर्म में भी आपको इंटर हेलोजन कंपाउंड जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ आपको लिक्विड की फॉर्म में भी मिलेंगे जैसे BrF3 है, कुछ आपको सॉलिड की फॉर्म में भी मिल सकते हैं जैसे कि ICl3 है, ठीक है।
तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करेंगे जो आपके इंटर हेलोजन कंपाउंड है वो। ज्योमेट्री, शेप वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो तो हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहले तो मैं बता ही चुकी हूं आपको ये चीज तो, कि जो बिगर एटम होगा वो आपका सेंट्रल एटम होगा, ठीक है। इंटर हेलोजन कंपाउंड में जब भी आप दो हेलोजन्स को देखेंगे तो सेंट्रल एटम वो होगा जो साइज के अंदर क्या होगा बेटा, बड़ा होगा, ठीक है। सेकेंड, इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो कोवलेंट होगा। जाहिर सी बात है कि दो नॉन मेटल्स के बीच बॉन्ड बन रहा है, शेयरिंग से बनेगा तो बॉन्ड विल बी कोवलेंट, ओके। थर्ड, जो टाइप आपके पास है इंटर हेलोजन कंपाउंड की, AB, AB3, AB5, AB7 टाइप, इन सब के अंदर जो सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो रेस्पेक्टिवली +1, +3, +5 और +7 जो है वो देखने को मिलेगी। जो AB5 और AB7 टाइप कंपाउंड है, AB5 और AB7 टाइप जो कंपाउंड है उसके अंदर जो A मिलेगा ना आपको, वो यूजुअली या तो आयोडीन या ब्रोमीन मिलेगा। मतलब जो हायर आपके इंटर हेलोजन कंपाउंड है जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट +5 या +7 है, उनके अंदर सेंट्रल एटम बड़ा होगा, छोटा आपको ये कंपाउंड देखने को नहीं मिलेगा फ्लोरीन आयोडीन 5 या फिर फ्लोरीन आयोडीन 7, ऐसा नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एक छोटा एटम बड़े बड़े 5 या 7 एटम्स को होल्ड नहीं कर सकता, जबकि एक बड़ा एटम छोटे छोटे 5 या 7 एटम्स को पकड़ के रख सकता है, ठीक है। तो इस कैटेगरी के जो भी इंटर हेलोजन कंपाउंड बनेंगे उनमें जो आपका सेंट्रल एटम है वो हमेशा एक बड़ा एटम होगा जो छोटों को पकड़ के रख सकता है, जो ज्यादा नंबर में भी है 5, 3, 7। पर एक छोटा एटम बड़े बड़े 5 एटम्स को नहीं पकड़ सकता। सोच के देखो, छोटा सा फ्लोरीन और 7 बड़े बड़े आयोडीन को वो कैसे होल्ड करके रखेगा, ठीक है। तो यहाँ सेंट्रल एटम हमेशा आपका क्या होगा, दैट इज बड़ा ही होगा, ओके। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स कंटेन्स पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, सो दे आर डायामैग्नेटिक। क्यों है भाई? देखो 7 इलेक्ट्रॉन है तो 6 के तो जोड़े बन गए, और एक इलेक्ट्रॉन जो है तो सामने वाले से एक शेयर कर लेता है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है इनमें वो पेयर्ड होते हैं और ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो मैंने क्लोरीन और फ्लोरीन की इक्वल वॉल्यूम्स के अंदर रिएक्शन करके और ClF बना दिया। अब इंटर हेलोजन कंपाउंड ये जो बना ClF, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्लोरीन और फ्लोरीन से मैच करेंगी? तो बेटा इंटर हेलोजेंस की प्रॉपर्टी जिन हेलोजन से वो मिलके बनते हैं उनके बीच में होती है। जैसे ना ये पूरी तरह फ्लोरीन का जैसा होगा ClF, ना ये पूरी तरह क्लोरीन जैसा होगा, बट इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में देखने को मिलेंगी, ठीक है। ना बहुत ज्यादा इनसे, ना बहुत कम। इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हुआ या फिर इनकी स्टेट समझ लीजिए आप, इनके अलावा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, तो ज्यादातर जो प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेगी वो इन बिटवीन मिलेगी जिन हेलोजन से आपका जो इंटर हेलोजन कंपाउंड है वो मिलके बन रहा है। हाँ, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के केस में आप कह सकते हो कि जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा ज्यादा मिलेगा आपको। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ inter halogen compounds will be slightly higher, ठीक है। इसका कारण क्या है बेटा? अगर आप हेलोजेंस के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जैसे क्लोरीन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है और क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है, ये इंटर हेलोजन कंपाउंड, ये हेलोजन, तो जिन हेलोजन से मिलके आपका इंटर हेलोजन कंपाउंड बना है उन हेलोजेंस के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से इनका थोड़ा ज्यादा हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड बेटा पोलर बन गया। भाई पहले क्लोरीन और क्लोरीन में किसी के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव था नहीं, फ्लोरीन में किसी पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं था, बट ClF बनते इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, आपका मॉलिक्यूल पोलर बढ़ गया। अब इस देखो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा? एक ClF और दूसरे ClF के बीच में फोर्स क्या है, यहाँ एक क्लोरीन और दूसरे क्लोरीन में फोर्स क्या है, यहाँ सिर्फ वंडरवाल फोर्स थी क्योंकि पोल्स तो बड़े ही नहीं थे, कोई डायपोल ड्यूपल तो कुछ था नहीं। यहाँ तो वंडरवाल के साथ डायपोल है, इसमें तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी है, तो यहाँ इंटर पार्टिकल फोर्स स्ट्रांग हो जाती है बॉन्ड में पोलैरिटी आते ही। दैट्स वाई इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपको क्या मिलेगा बेटा? एक्सेप्शनली थोड़ा सा ज्यादा जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बॉन्ड ये जो है वो कोवलेंट ही बनाते हैं, बाकी
जो प्रॉपर्टी थी ज्यादातर स्टेट की अगर मैं बात करूं तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों ही स्टेट्स के अंदर ये बेटा आपको देखने को मिलेंगे रूम टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट देखिए अबाउट देयर रिएक्टिविटी। तो आप रिएक्टिविटी के बारे में कैसे कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा इंटर हेलोजन कंपाउंड ज्यादा या कौन सा कम रिएक्टिव। तो आपको ना एक पैटर्न चूज करना पड़ेगा, जैसे या तो आप इस टाइप का कंपाउंड लो AB3 टाइप, उसमें ए को बदलते जाओ, बाकी सब सेम रखो हेलोजन। जैसे मान लो कि मैं कंपैरिजन इनमें कर सकती हूँ, ClF3 में, BrF3 में और IF3 में, इनमें कंपैरिजन हो सकता है कि भाई बाकी साइड एटम उतने ही है, नंबर भी सेम है, वही है, आपका जो सेंट्रल एटम है वो बदल रहा है, टाइप एक ही, ये सारे AB3 टाइप कंपाउंड है। या फिर यूं हो सकता है कि आप इसको यूं कर लो, जैसे एक आपके पास है ClF3, एक आपके पास ClF है, एक आपके पास ClF5 है, इनमें कंपैरेटिव स्टडी हो सकती है कि एक ही हेलोजन के अलग अलग कैटेगरी के जो इंटर हेलोजन कंपाउंड है वो, तो कंपैरेटिव स्टडी इनमें की जा सकती है कि इनमें कौन ज्यादा रिएक्टिव है और इनमें कौन ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई स्टडी करनी हो तो इसके अंदर जैसे मान लो मैं हेलोजन को फिक्स कर दूं, मैंने फ्लोरीन को फिक्स कर दिया, तो इस केस में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंड क्लोरीन का होगा, फिर ब्रोमीन का और फिर आयोडीन का। इफ you have taken only one type of interhalogen compound जिसमें साइड एटम का नंबर और वो फिक्स है, सिर्फ आपका सेंट्रल एटम बदल रहा है, तो ऐसा कंपाउंड क्लोरीन का सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, देन किसका होगा, ब्रोमीन का, और देन किसका होगा, आयोडीन का। अगर आपने ऐसा कुछ लिया है जिसमें आपका सेंट्रल एटम सेम है और साइड एटम का नंबर बदल रहा है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ये वाला ClF5, देन हो जाएगा ClF3 और देन हो जाएगा ClF। अगर ये आयोडीन का केस होता तो IF7 सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उससे थोड़ा कम रिएक्टिव IF5, उससे कम रिएक्टिव IF3 और सबसे कम रिएक्टिव हो जाता है दैट इज IF। ठीक है, इसका जो कनेक्शन है वो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से जो है वो रिलेट करते हैं कि जिन दो जो हेलोजेंस के बीच में आप बॉन्ड बना रहे हो वो एक्चुअली में कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अगर आप रिएक्टिविटी को देखो तो नॉन पोलर बॉन्ड होता है इन हेलोजेंस के अंदर, जबकि अगर आप बात करो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में, तो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में पोलैरिटी है, तो इंटर हेलोजन कंपाउंड हमेशा ज्यादा रिएक्टिव मिलेंगे हेलोजन से। ओके, रिएक्टिविटी में इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजेंस, क्योंकि हेलोजेंस नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, जबकि इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में पोलैरिटी आ गई है, तो एक जो पोलर मॉलिक्यूल है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है वो बेटर रिएक्टिव होता है। रीजन क्या है, देखो अगर इंटर हेलोजन कंपाउंड है तो मतलब एक फ्लोरीन का p ऑर्बिटल दूसरे फ्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ कंबाइन कर रहा है, तो दोनों p ऑर्बिटल का साइज सेम होगा, सेम साइज के ऑर्बिटल बहुत अच्छी ओवरलैपिंग करेंगे, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो रिएक्टिव कम। अगर यही चीज मैं क्लोरीन और फ्लोरीन के केस में करूं तो क्लोरीन का p बड़ा, फ्लोरीन का p छोटा, अनइक्वल ऑर्बिटल्स, अनइक्वल है तो ओवरलैपिंग कमजोर होगी, बॉन्ड कमजोर होगा, बॉन्ड कमजोर होगा तो आपका मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आने से बॉन्ड में पोलैरिटी आ गई, बॉन्ड में पोलैरिटी आने से क्या हुआ कि जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ थी वो कमजोर हुई। क्यों कमजोर हुई, क्योंकि अनइक्वल लोब्स जो है ऑर्बिटल्स की वो ओवरलैप करनी है, तो उतना अच्छा ओवरलैपिंग नहीं हो पाती जितना कि दो एक जैसे ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से होता है। ओके, सो दैट विल बी ऑल इन रिएक्टिविटी। अगला आपका प्रॉपर्टी रहेगी दैट इज थर्मल स्टेबिलिटी, मतलब टेंडेंसी टू बियर हीट, ये कितनी हीट बर्दाश्त कर सकते हैं बिना टूटे, बिना डिकम्पोज हुए। थर्मल स्टेबिलिटी, टेंडेंसी टू बियर हीट। ठीक है, तो जो थर्मल स्टेबिलिटी है बेटा, इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एंड द साइज ऑफ योर हेलोजन। ठीक है, जैसे जैसे तुम्हारा थर्मल स्टेबिलिटी कब बढ़ेगी, जब आपके हेलोजन का साइज बढ़ेगा। ओके, जैसे मान लो मेरे को यही कंपैरिजन करना है बिटवीन लाइक ClF एंड BrF, तो इन दोनों में से ज्यादा जो है वो थर्मली स्टेबल कौन होगा, जो साइज में बड़ा है। अब देखो FF सेम है, कैटेगरी सेम है, तो ब्रोमीन साइज में बड़ा है और क्लोरीन छोटा,
तो जैसे जैसे तुम्हारे सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। या फिर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से चेक कर लीजिए, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, more is the electronegativity difference, more is the thermal stability, more is the thermal stability। ठीक है, जैसे मान लो आयोडीन और फ्लोरीन के बीच जो बॉन्ड है तो इनमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मिलेगा वो आपको मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ ये जो थर्मल स्टेबिलिटी इसकी सबसे ज्यादा होगी। या तो साइज के हिसाब से पता कर लो, साइज नहीं बता रहा है तो आप एक जैसे कंपाउंड्स के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है उससे चेक कर लो। जैसे एक जैसे का मेरा मतलब है मेरे पास ये कंपाउंड आ गए आइए फाइन, इन तीनों में मैं कंपैरिजन कर सकती हूँ क्योंकि ये तीनों ए बी टाइप कंपाउंड है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर बता के मैं बता दूंगी, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा वो सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल। तो देखो बेटा यही है, क्योंकि आयोडीन और फ्लोरीन में गैप सबसे ज्यादा है, दूसरा साइज भी आयोडीन का सबसे बड़ा है। तो थर्मल स्टेबिलिटी के लिए आप साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को देख के और फिर चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके चलिए आगे देखिए इसकी प्रॉपर्टीज। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आयोनाइजेशन रिएक्शंस। आयोनाइजेशन रिएक्शंस, इनमें क्या करेंगे बेटा, हम किसी इंटर हैलोजन कंपाउंड को एक्वस कंडीशन में या फिर उनकी मोल्टन स्टेट में, जैसे लिक्विड कंडीशन में अगर आपके पास है या सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया हमने, या फिर आपने एक्वस कंडीशन के अंदर उनको डिसॉल्व कर रखा है, तो उस कंडीशन में वो आयोनाइज हो जाते हैं टू लिबरेट देयर आयंस। ठीक है, जैसे कि अगर मेरे पास आयोडीन क्लोराइड के 2 मोल्स हैं, दे विल आयोनाइज, वो कैटाइन और एनाइन की फॉर्मेशन करेंगे, दैट इज I पॉजिटिव प्लस में ICl2 नेगेटिव। ठीक है, एक्वस कंडीशन में सेल्फ आयोनाइज हो जाते हैं। तो जैसे 2 मॉलिक्यूल हो गए, 2ICl का मतलब है एक ICl और एक ICl। इसने क्या किया, इस आयोडीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ये हो गया Cl नेगेटिव, ये बच गया I पॉजिटिव। इस Cl नेगेटिव ने इसके साथ कंबाइन कर लिया, इट बिकम्स ICl2 नेगेटिव, और यहाँ क्या बच गया I पॉजिटिव। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं इस कंपाउंड का इलेक्ट्रोलिसिस करूं, if I electrolyze this compound ICl, तो मुझे आयोडीन मिलेगा कैथोड पे, जबकि एनोड के ऊपर आयोडीन और क्लोरीन दोनों मिलेंगे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इस चीज को पूछ सकते हैं। इफ ICl इज गेट इलेक्ट्रोलाइज्ड, तो आयोडीन कैथोड पे मिलेगा, बट इन कंपाउंड्स की वजह से आयोडीन और क्लोरीन दोनों एनोड के ऊपर भी जो है बेटा वो लिबरेट होंगे। अगर मेरे पास 2 मॉलिक्यूल या 2 मोल्स ICl3 के, ये आपका AB टाइप कंपाउंड है, या आपका AB3 टाइप कंपाउंड हो गया, तो बनेगा क्या ICl2 पॉजिटिव। अब एक भी स्पीसीज याद है तो दूसरी आप ऑटोमेटिकली पता कर लोगे। कैसे, देखो मेरे पास इसके 2 मॉलिक्यूल है, ICl3, हमने एक क्या बनाया ICl2 पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ है कि इसमें से जो एक क्लोरीन है ना वो यहाँ से Cl नेगेटिव की फॉर्म में बाहर गया। इसमें से अगर मैं एक Cl नेगेटिव निकाल दूं तो क्या बचा, क्लोरीन तो रह गए 2, पर एक इलेक्ट्रॉन लेके गया तो इस पे चार्ज क्या आ गया पॉजिटिव। अब वो Cl नेगेटिव किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ, तो क्या बनेगा ICl4 नेगेटिव। तो इस तरह के जो कंपाउंड है वो बनेंगे। इस कंपाउंड का अगर तुम इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो एनोड और कैथोड दोनों पे ही आयोडीन और क्लोरीन जो है वो बेटा बाहर निकलेंगे। तो ये आयोनाइजेशन रिएक्शन है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की। ठीक है, कि वो लिक्विड या एक्वस कंडीशन में आयोनाइज होते हैं, और अगर आप इन कंपाउंड्स का इलेक्ट्रोलिसिस करें तो आपको एक से ज्यादा चीज एनोड और कैथोड पे देखने को मिलेगी। ओके, नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, अब हाइड्रोलिसिस रिएक्शन जैसे हैलोजेंस हाइड्रोलिसिस करते हैं, जैसे क्लोरीन रिएक्ट विद वाटर, फ्लोरीन रिएक्ट विद वाटर, ठीक है, उसी टाइप की रिएक्शन इंटर हैलोजन कंपाउंड्स भी करते हैं, और वो एक तो हैलोजन एसिड और एक ऑक्सो एसिड बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं ICl की रिएक्शन करवाऊं पानी के साथ, इंटर हैलोजन कंपाउंड हाइड्रोलाइज होगा तो एक तो हैलोजन एसिड बनेगा, जैसे बनेगा आपका HCl, और एक बन जाएगा ऑक्सो एसिड HOI। रिएक्शन चेक कर लेते हैं, 2 हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, ऑक्सीजन और आयोडीन। ठीक है, मतलब ये तो हैलोजन एसिड है, ये ऑक्सो एसिड बन गया,
और जब भी किसी इंटर हेलोजन कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस होगा, जो ऑक्सो एसिड है वो हमेशा उस हेलोजन का बनेगा जो कि साइज में क्या है बेटा, बड़ा है। हेलोजन भी ऐसी रिएक्शन शो कर रहे थे। जब मैं क्लोरीन की वाटर के साथ रिएक्शन कर रही थी तो वो HCl और HOCl बना रहा था। इफ क्लोरीन रिएक्ट विद वाटर इट कैन फॉर्म HCl एंड HOCl। तो हमने ये रिएक्शन भी ऐसी है, बट क्योंकि यहाँ पे दो एलोजन है तो इसने बता दिया कि ऑक्सो एसिड उस एलोजन का बनेगा जो साइज में क्या हो बेटा आपके पास, बड़ा। ठीक है, जैसे ये बना दिया आपने BrF5 रिएक्ट विद वाटर, तो वही है। एक तो आपके पास क्या बन जाएगा, HBr और एक बनेगा HBrO3। ठीक है, तो आप इसको बैलेंस कर लेना। जरूरी नहीं है कि हमेशा यही ऑक्सो एसिड बनेगा, दैट विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स कि आपने कितने ले रखे हैं, उस हिसाब से आपका ऑक्सो एसिड जो है वो बन जाएगा। ओके, अगला है रिएक्शन विद एल्कली मेटल्स। क्योंकि ये बेटा पोलर कंपाउंड्स हैं और मेटल जो हैं जो ज्यादा रिएक्टिव हैं, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, एल्कली मेटल्स के साथ ये रिएक्शन करके कुछ कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जैसे ICl कैन रिएक्ट विद KCl, पोटेशियम क्लोराइड एल्कली मेटल का सॉल्ट है, ICl उसके साथ रिएक्शन करेगा तो होगा क्या, ये पोटेशियम यहां से K पॉजिटिव और ये बन जाएगा ICl2 नेगेटिव, इट विल फॉर्म ICl2 नेगेटिव। एक तरह का कॉम्प्लेक्स समझ लीजिए, एक तरह के सॉल्ट की जो है वो फॉर्मेशन होगी। यहां हुआ आपके पास ICl प्लस में KBr। ठीक है, तो इसी तरह का कंपाउंड बन जाएगा, K पॉजिटिव और प्लस में आपके पास हो जाएगा दैट इज IClBr, या फिर आप Br को पहले लिख लीजिए फिर ICl कर दीजिए। ठीक है, देखो यहां मैंने इधर क्लोरीन लिया, इधर ब्रोमीन लिया, पोटेशियम, तो फिर ये ब्रोमीन और क्लोरीन आपको दोनों साथ लेने पड़ेंगे। ऊपर वाली रिएक्शन में दोनों ही हेलोजन सेम थे तो आपने रिएक्शन सेम कर ली। अब मेरे पास ये हो ICl3 रिएक्ट विद KCl, वही K पॉजिटिव बाहर हो जाएगा, बाकी सब अंदर, तो K पॉजिटिव बाहर होने के बाद ICl4 और ये क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव। ठीक है, जैसे ये हो IF5 रिएक्ट विद सीजियम फ्लोराइड, सो इट कैन फॉर्म सीजियम पॉजिटिव एंड IF6 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो एल्कली मेटल सॉल्ट्स के साथ इस तरह के, मतलब ये पॉली हैलाइड्स बन गए आपके पास, एक्चुअली में इस टाइप के आयंस की जो है वो फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, लास्ट आपके पास है दैट इज फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स। तो फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स का मतलब है कि इंटर हेलोजन कंपाउंड जिनके अंदर फ्लोरीन हो, वो किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके उसमें फ्लोरीन इंसर्ट कर सकते हैं, किसी और एटम को हटा के उसकी जगह फ्लोरीन को डाल सकते हैं। तो जो कंपाउंड ऐसा करे वो फ्लोरिनेटिंग एजेंट। अगर कोई कंपाउंड क्लोरीन को कहीं इंसर्ट करवा रहा है किसी और एटम को हटा के, तो हम बोलेंगे कि ये कैसा है, क्लोरिनेटिंग एजेंट है। ठीक है, तो जैसे फ्लोरिनेटिंग एजेंट में आपके पास यूरेनियम की एक ऑक्साइड है, यूरेनियम डाइऑक्साइड, इट रिएक्ट विद फ्लोरीन कंपाउंड्स दैट इज BrF3। हम यहाँ पे फ्लोरीन को इंसर्ट करवाएंगे और बन जाएगा क्या, UF4। ठीक है, फ्लोरीन दैट इज टेट्राफ्लोराइड, ब्रोमीन एंड ऑक्सीजन। तो इस तरह की रिएक्शन भी देखने को मिलेंगी जिनके अंदर जो फ्लोरीन है वो इंसर्ट किया जाता है किसी कंपाउंड के अंदर। आप कोई दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हो यहाँ पे, जैसे जरूरी नहीं BrF3 लो, कुछ और भी ले लो जिसमें फ्लोरीन हो, तो आप फ्लोरीन को इंसर्ट करवा सकते हैं। सो दैट विल बी ऑल इन द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड। अब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि उसके लिए पूरा एक आपको पूरा लेक्चर चाहिए, तो आप इतना ही कर लेना बेटा। ओके।